नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया मैं, क्योंकि कल ही पेपर है अब आपका। बट मैं बहुत पशुपेश में था कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अब चूंकि अभी आप लोग को क्लासेस अच्छी लग रही हैं और जो आपके कमेंट्स हैं वो अच्छे, मतलब पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और चैनल को आपने काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपको। अब लास्ट में मोमेंट पे वीडियो बनाने का कोई वैसे सार है नहीं, लेकिन एक मन में कहीं लगा कि एक वीडियो मैं बना दूं कि कल आप अर्ली मॉर्निंग अगर जैसे इसको देख लेंगे आज, तो कम से कम थोड़ा बहुत आपको कुछ उसमें से हेल्प हो जाएगी। मैंने देखिए ये जो यूनिट 10 का वीडियो है, इसमें बस 1 मिनट ले रहा हूँ आपका। इस वीडियो में मैंने मतलब वो सब चीजें नहीं बताई जो जनरली हम पढ़ चुके हैं, है ना। आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा आप पढ़ चुके हो। मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई जो हाल फिलहाल में भी चर्चा में रही और उनको अपन करंट से लिंक कर पाए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जनजातियों के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। पंचायतों में सीटों का आरक्षण 243D बिल्कुल सही है। अभी हमारे यहाँ पंचायत इलेक्शंस हुए, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने सीटों में जो है वो रिजर्वेशन पंचायतों में रखा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य का दायित्व होता है। एग्जैक्टली स्टेट, देखो डीपीएसपी में आएगा ये 46। डीपीएसपी का मतलब है कि भाई देखो, उसको वो जस्टिसेबल तो है नहीं, तो आप किसी न्यायालय में तो जा नहीं सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि हमको उसको देना है कि नहीं देना। तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात समझ पड़ती थी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट तय कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए, इसमें खाली अनुसूचित जनजाति नहीं है, इसमें बैकवर्ड क्लासेस भी आएंगी, अनुसूचित जनजाति भी आएगी। ये सबके लिए, मतलब मुख्य धारा में जो नहीं है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हमको करना है। तो आर्टिकल 46 ये बिल्कुल सही है, ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत। तीसरा है, राज्यों के अनुसूचित जातियों के कल्याण में अभिवृद्धि के लिए संघ से अनुदान 275, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है हर साल, और अभी खास करके अभी तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फंड, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर बहुत स्कीम्स हमारे हैं। तो आर्टिकल 275 के तहत स्पेशल ग्रांट सैंक्शन होती हैं, राज्यों को स्पेशल पैसा जाता है कि आपको ट्राइबल वेलफेयर पे ही ये पैसा खर्च करना है। इस पैसे को आने 275 के तहत हमने दिया है ना, तो और आप कहीं यूज नहीं कर सकते उसको, आपको ट्राइबल वेलफेयर पे ही लगाना पड़ेगा वो पैसे को। ये तीनों जो बातें हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये तीनों अभी चर्चा में है। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो है अगर कहा जाए चर्चा में, ये सब अभी इस समय जो है वो चर्चा के अंदर है वो। चौथा, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद, ये है 244 के तहत। ये मैंने क्यों लिया, ये भी गलत है, मतलब 244 ये क्यों लिया तो मैं दिखाता हूँ। देखिए पहले तो समझ लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में पैसा जो है वो अगर कहा जाए रूल लागू हो गया, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें बहुत ज्यादा पुराना नहीं, ठीक है, ये 6 दिसंबर 2021 का है, पीआईबी का प्रेस रिलीज है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट इन दी ऑल 10 स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पैराग्राफ 4, ठीक है, अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 1 फिफ्थ शेड्यूल, यानी संविधान का जो 5वीं अनुसूची है उसके अंदर हम भी हैं उसमें। उसके अंदर क्योंकि 5वीं जैसे ही हमने पैसा लागू कर दिया ना, तो हम आ गए इसके अंदर। तो उसके अंदर जो अगर कहा जाए पैरा 4 है, उसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में प्रावधान है कि आप एक जनजातीय जो है वो सलाहकार परिषद बनाओगे, वहां की जो भी काम है। देखो 244 जो आर्टिकल है, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट ये है कि एग्जाम में आपको काम आ जाए ये चीजें। 244 राजा आर्टिकल है। राजा मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान के चलिए कोई एक ट्राइबल बेल्ट है, और वहां मान के चलिए किसी माइनिंग या किसी XYZ किसी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने जमीन अलॉट कर दी, और 244 में अगर कहा जाए वो शेड्यूल मतलब फिफ्थ के अंतर्गत आ गया अगर वो, तो आप ये मान के चलिए कोर्ट उसको निल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। मतलब कि तुमने जो पैसा फंसाया फंसाया होगा, जीरो, नहीं हो, तुम्हारी जमीन नहीं मानेंगे। मतलब इतनी ताकतवर चीज है। तो अभी क्या है हमारे यहाँ जो है पैसा जो है वो अगर कहा जाए नियम आ गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट 10 स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें जो अगर कहा जाए लागू गई। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको रखा। तो ये एक इम्पोर्टेंट मतलब जो है आपके लिए हो सकता है पहला क्वेश्चन, इसीलिए चार। देखिए इसमें भी मैं 2-3 चीजें आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो ट्राइबल जो वेलफेयर से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो दो प्रकार की। एक जो केवल स्पेसिफिक ट्राइब की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक,
यानी उसके अंदर कहीं साफ सुथरा जो है, जैसे 275 अपने को दिख रहा है कि अनुसूचित जनजाति का ही उल्लेख है, ठीक है, या 332 तो अपने को दिख रहा है कि हाँ यार विधानसभा में सीटें रिजर्वेशन करना है, या 330 तो हमने कहा साहब लोकसभा में अपने को सीटें जो है वो रिजर्व करना है यहाँ पर, या 338A कि हमको जो है वो राष्ट्रीय आयोग जो है गठित करना है। ये वो प्रावधान है जो सीधे डायरेक्ट शेड्यूल ट्राइब से लिंक है। तो एक तो वो तो मेरे हिसाब से सबके आपके तैयार होंगे, दूसरे वो हैं जो डायरेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 350 क्या बोलता है, आपको बोलता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर, उसको आपको प्रोटेक्ट करने का राइट है, उसको कंजर्व करने का राइट है। तो उसमें सब आ जाते हैं, माइनॉरिटी के भी आ जाते हैं, ट्राइब्स के भी आ जाते हैं। अब मान के चलिए किसी क्षेत्र में बेगा जनजाति जो है बेगी लैंग्वेज बोल रही है, या गोंडी लैंग्वेज कहीं बोल रही है, या कोरकू भाषा जो है वो प्रयोग में, या भीली बोली जाती है, उसको राइट है ना, उसको राइट है। इसलिए अब हमारे यहाँ अगर आप कभी मध्य प्रदेश के अंदर ध्यान से देखोगे, मतलब इसकी मैं व्याख्या आपको 350 कैसे बताऊं, कि 2006 का वनवासी अधिनियम आप पढ़ो, मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे है, वो गोंडी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, वो भीली में भी लिखा हुआ है, वो कोरकू में भी लिखा हुआ है। मतलब उसकी वेबसाइट पे उन्होंने तीन, जैसे अगर कहा जाए, तीन अलग अलग लैंग्वेज में उसको जो है वो दे रखा है। क्यों दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है कि 350 में यार, मतलब ऐसा ना हो कि आप जो है उसकी भाषा को ही खत्म कर दो, मतलब वो उसको राइट ही ना। तो आज आपने देखा होगा ट्राइबल कम्युनिटी के रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, वो वानिया पब्लिकेशन चलाती है ना जो रेडियो स्टेशन, वो इसी। तो एक है जो डायरेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट, वहां दिमाग लगाना और शांत मन से सोचना। कई बार ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल तो हमने पढ़ा ही नहीं। जैसे अगर कहा जाए 29 है ना, उसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब कई राज्यों में तो आप जनजातियों को भी माइनॉरिटी मानोगे कि नहीं मानोगे, क्योंकि माइनॉरिटी का क्या मतलब है, क्या ये सोच रहे हो कि माइनॉरिटी मतलब केवल शेड्यूल्ड जो, सॉरी, माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, जैन, बौद्ध, नहीं। अरे माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन माइनॉरिटी हो, जो कम है वो माइनॉरिटी हो गया। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि इस तरह से आपको वहां पर ये चीज देखना पड़ेगी कि जैसे आर्टिकल 23 है वो इनडायरेक्ट कह रहा है, क्योंकि हम उसमें बेकार को रोकने की जो है वो बात कर रहे हैं किसी भी तरीके से। फोर्स लेबर जिसको अपन बलात् श्रम कहते हैं उसको रोकने की बात करें, गाँव पे खूब होता है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये शायद अनुसूचित क्षेत्रों वाला जनजाति सलाहकार परिषद आ जाए, या शेड्यूल 5 जो है वो आर्टिकल 244 के बारे में आ जाए, ये आ जाए, या पंचायतों का आरक्षण वाला भी आ सकता है। ये मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि देखो अब हमेशा याद रखो, जो चीज हमारे राज्य में भी हाल फिलहाल में हुई, उससे क्वेश्चन जो है वो आपके बनने की संभावना मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बन सकते हैं। हमेशा लगता है कि हाँ यार जो है वो इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्या बनेगा वो देखने वाली बात है, कैसे बनेगा वो देखने वाली बात है। तो ये आप याद रख, हाँ इसमें एक और चीज याद रखना, 243 टी भी याद रखना, क्योंकि 243 के अंदर जो है वो म्यूनसिपालिटीज जो, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनमें रिजर्वेशन देना है, तो 243 टी के तहत देंगे, है ना। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय के द्वारा नृत्य और संगीत में उपयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं। अभी हाल फिलहाल में चुनाव से पहले बहुत सारे ट्राइबल इवेंट्स हुए, उनमें हमारे जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने देखा हो कई जगह मांदर बजाते हुए दिखाई दिए, ठीक है, कई जगह अलगोजा, वो ऐसी एक मतलब बांसुरी आती, दो रहती है उसमें, उसको अलगोजा कहते हैं। तो अलगोजा, अभी बाना आपको मालूम होगा कि गौड़ जनजाति का ये वाद्य यंत्र है, यानी बाकी जनजातियों में भी है, ऐसा नहीं कि बाना केवल गौड़ बजाते हैं, लेकिन मूल गौड़ जनजाति से जोड़ते हैं। ये अभी जो है वो जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन में है, रनिंग। हो सकता है कि अभी 2 महीने 4 महीने के बाद आप देखोगे जीआई टैग में चला जाए। तो ये मांदर, बाना, अलगोजा, ये सब जो है अगर कहा जाए जनजातीय संस्कृति के अंदर वाद्य यंत्र है, सोलो वाद्य यंत्र नहीं है यहाँ पर। अगर कहा जाए वो डांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो जैसे यहाँ अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, फटाफट फटाफट, 2-2 3-3 मिनट में जो है अगर यहाँ जैसे हम ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क की वेबसाइट पर गए, तो हम यहाँ पर चले गए ना, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ये हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी जो जनजातियां हैं उनके अपने जो है वो म्यूजिक डांस हैं। तो क्या बना रहे, जैसे लगा है ढोल, मांदर, गुमकी, टिमकी, ढहकी, माटी, मांदर, थाली, घंटी, कुंडी, ठीक है, छुटकोलो, ये सब जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं। लेकिन सब तो एकदम चर्चा में नहीं रहते ना। कौन से चर्चा में रहेंगे, या तो बाना चर्चा में रहेगा, या जो है वो अलगोजा चर्चा में रहेगा। मांदर तो आपको ढोल जैसा होता है, बस ये है कि उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे ढोल जैसा ही रहता है, पर बस थोड़ा सा लंबा, अपने को ऐसे हाथ करके बजाना पड़ेगा, ऐसे दूर से जो है अगर कहा जाए। तो ये प्रश्नों का एक अपना महत्व है जो पूछे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगला है, तेजा जी और रामदेवरा के प्रसंगों पर आधारित नृत्य किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। सहरिया, भील, बेगा, गोंड।
अब देखो तेजा जी का मेला अगर हम जाए तो वो तो गुना पहुंच गए। अब जो आप गुना से शिवपुरी तक का जो बेल्ट देखोगे ना, उस पूरे बेल्ट में शहरिया जनजाति का अच्छा खासा जो है अगर कहा जाए बेल्ट है। शिवपुर के आसपास तो अच्छी बहुलता है। और वहां से लगा हुआ पूरा जो राजस्थान वाला जो बेल्ट आप चले जाओगे, यानी इधर ग्वालियर से धौलपुर क्रॉस करके आप राजस्थान एंटर हो जाओगे, पूरे बेल्ट में जो है वो सहरिया जनजाति है। राजस्थान में तो सीतावड़ी में इनका जो है वो आयोजन होता है हर साल, उसको अपन जो है वो सीतावड़ी मेले को जो है मतलब सहारिया जनजाति का लघु कुंभ बोलते हैं। तो सहारिया जनजाति तेजा जी की देखो उपासना, उनको लोक देवता मानते हैं राजस्थान में, राम देवता को भी लोक देवता मानते हैं राजस्थान में। तो वहां उपासना होती है, हमारे यहाँ इतनी उपासना नहीं होती, मानते हैं ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन सहरिया जनजाति के लिए वहां जो है अगर कहा जाए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये भी अभी चर्चा में रहा, इसलिए मैंने इसको रख लिया एक उसमें। देखो मैं इसके पहले भी जनजातीय देवताओं और कला संस्कृति के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, वो आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो फॉरेस्ट की एक उसमें बना हुआ है। तो वो सब चीज अभी जो अगर कहा जाए चर्चा में है, वो जैसे मध्य प्रदेश में अत्यंत पिछड़ी जनजाति बेगा के लिए किस जिले में जिला अभिकरण स्थापित नहीं किया गया। तो जैसे दिख रहा है जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी। तो अगर हम यहाँ नीचे चले आए तो देखो हमारे यहाँ क्या है, तीन अथॉरिटीज है, तीन जो है वो अगर कहा जाए प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए अत्यंत पिछड़ी जनजाति, सहारिया विकास प्राधिकरण, बेगा, और अगर कहा जाए भारिया। और इनको तीनों को हमने तोड़ रखा है अगर कहा जाए 11 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अभिकरण में एजेंसीज। तो जो है वो आपको दिख रहा है, सहारिया का दिख रहा है ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, श्योपुर है, यहाँ पर बेगा का दिख रहा है शहडोल है, अनूपपुर है, मंडला है, डिंडोरी है। इनमें जो है अगर कहा जाए हमने ये मतलब इनके लिए बना रखे। तो ऐसे ये प्रश्न जो है वो आपको शायद मतलब मेरे हिसाब से शायद कुछ इस पे आ जाए या पूछ ले, अब वो देखने वाली बात है क्या क्या पूछेगा, है ना। शायद इसका नीचे वाला कट गया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो भारिया में जाओगे तो छिंदवाड़ा। तो ये हो गया ग्वालियर, यहाँ पर अगर कहा जाए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये मतलब गुना के साथ अशोकनगर लिंक है, वो उसी को देखेगा वो, क्योंकि ये पुराने बने हुए हैं। ठीक है, अभी के हिसाब से नहीं, इसीलिए जो है वो मैंने आपको ये बता दिया। तो ये इस तरह से अगर हम भारिया के लिए चले जाए तो छिंदवाड़ा यहाँ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला जो आता है कि मध्य प्रदेश की जनजाति और उनसे संबंधित नृत्य, भड़म, भारिया जनजाति, परधोनी, बेगा, छेरता, सहारिया, कर्मा, गौंड। तो सीधी सी बात है कि छेरता नहीं है। देखो कुछ नृत्य तो किसी जनजाति की पहचान, जैसे छेरता जो है वो बेगा में भी होता है, और मुखोटा पहन के किया जाता है, उसकी खासियत होती है ये मुखोटा पहन के किया जाता है। वो मुखोटे भी अब जो है वो जीआई टैग में आने वाले हैं, क्योंकि वो मुखोटे को भी जीआई टैग के अंदर जो है वो हमने अप्लाई कर रखा उसका, लकड़ी के मुखोटे को। और परधोनी तो आपको मालूम है कि इतना फेमस हो गया कि अर्जुन सिंह धुर्वे ने तो जो है उसको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, जब उनको पद्मश्री मिला। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक मैसेज चला गया कि यार ये कोई एक मतलब डांस है, और लोग उसको देखने लगे। तब पता चला कि हाँ भाई विवाह के समय एक हाथी बनाया जाता है, और हाथी के उससे जो है वो डांस किया जाता है। तो लगा अच्छा ये तो बहुत मतलब बढ़िया सा डांस है यहाँ। तो इस तरह से हम ये बात समझ पाए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी चर्चा में, अभी जैसे देखो मैं यहाँ 40 डांस भी करा देता, आपने तो पढ़ रखा, यूट्यूब पे तो भरमार है, इतना कुछ कंटेंट है कि आपका सबका तैयार होगा, आप में से जहां तक लगा कि क्या इसमें देखना है, ये तो हमारा पहले से ही तैयार है। हमको इसमें से वो ढूंढना है कि शायद कुछ ऐसा हो जो यूनिक हमको मिल जाए, तो हमारे काम जो है वो आ जाए। इसलिए मैंने केवल ये बहुत सोच कर, नहीं तो मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था। अब निम्नलिखित में से किस एक का संबंध भील जनजाति से नहीं है? ठीक है, पहला है लखिंद्रा, हलमा, दापा, सिंडोली। देखो सिंडोली कोरकुओं की प्रथा है ना, मृतक संस्कार है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, जब जहां उसको दफना दिया जाता है वहां पर एक जो है वो क्रॉस जैसा लकड़ी का जो है वो चिन्ह जो है अगर कहा जाए कराया जाता है, इसको सिंडोली बोलते हैं। लखिंद्रा अगर आप मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय की वेबसाइट पिछले 1 साल से देखें तो वहां अलग अलग जो है अगर कहा जाए भील कलाकारों के जो ज्यादातर अगर कहा जाए चित्र की प्रदर्शनी लखिंद्रा नाम से जो लगाए गए। एक्चुअली चित्र बनाने वाले होते हैं, पहले तो मेल होते थे, यानी जो भील जनजाति है उसमें आपको मालूम होगा कि जो पिथोरा चित्र बनते हैं खासकर घोड़ों के, वो लखिंद्र ही बनाता था। पेमा फातिया तो सबसे चर्चित लखिंद्रा माने जाते हैं अब तक के। धीरे धीरे महिलाएं भी जो है वो उस चित्र को बनाने लगी, तो वो वर्चस्वता जो है वो खत्म हो गई, अब महिलाएं भी उसमें बना रही हैं। जब भूरी बाई ने काम शुरू किया था, उसके पीछे पीछे एक पीढ़ी ही जो है वो खड़ी हो गई। हलमा, हलमा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको याद होगा कि पिछले साल मुख्यमंत्री जी जो है कि अपने हेलीकॉप्टर से, जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से एक
अपनी गेती लेकर नीचे उतरे थे, तो लोगों ने बड़ा एक क्रिटिक्स किया था कि अरे ये क्या करेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली एक मैसेज था, इनडायरेक्ट मैसेज था कि हम जो है अगर कहा जाए थोड़ा भी श्रमदान करें। तो हलमा एग्जैक्टली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक प्रक्रिया है, समाज को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। कि अगर समाज में कोई, जैसे हलमा को अपन सरल भाषा में समझेंगे, जैसे भील जनजाति के अंदर क्या होता है कि मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, उसका गांव में खेत में कुआं है। अब वो कुआं धंस गया पानी के कारण बारिश में। तो बाकी सब लोग मिलकर तय करेंगे यार अपन एक दिन अपना श्रमदान करेंगे, पूरे गांव के लोग चलेंगे उस कुएं को जो है वापस खोदेंगे, उसको फिर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करके उसको तैयार कर देंगे, इससे इसकी लागत बच जाएगी। यानी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये ट्राइब्स में मिलेगी कि एक दूसरे के हितों को जो है अगर कहा जाए लेके आगे चल, सबका साथ सबका विकास, वो एक्चुअल वहां मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। दापा, दापा एग्जैक्टली हमेशा चर्चा में रहती है, अभी भी चर्चा में रहती है। एग्जैक्टली जनरली क्या होता है कि हम जब दहेज की बात करते हैं तो कई बार हम एक बात कर देते हैं कि अरे यार देखो तुम, कई जनजातियों में क्या होता है कि वधू मूल्य देना पड़ता है, यानी विवाह के समय वर को वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। तो ये एक्चुअल और भी जनजातियों में है। लेकिन ये टेक्निकली जो है अगर कहा जाए, ये ट्रूली जो प्रैक्टिस थी ये भीलों में थी, और राजस्थान के भीलों में तो बहुत थी। उसमें क्या होता था, जब लड़की का विवाह होता था तो लड़के वाले जो पक्ष के लोग थे वो उसको वधू मूल्य देते थे। लेकिन इसका जो साइंटिफिक अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो ये बहुत अच्छी प्रथा थी पहले। भाई लड़की का जो परिवार था वो कमजोर होता था, अब लड़के वाले क्या करते थे, उसको कुछ अनाज दे दिया, कुछ मसाले दे दिए, कुछ दालें दे दी, कुछ रुपए दे दिया, इससे वो पूरे विवाह का आयोजन कर लेता था। और विवाह बढ़िया जो है अगर कहा जाए सरल और सहज तरीके से हो जाता था। धीरे धीरे समाज जो है अगर कहा जाए अब अपनी दिशाएं बदल रहा है, तो अब वो परंपराएं टूटती चली जा रही है ना, अब मतलब अब वैसा नहीं रहा, तो अब तो दापा भी खत्म हो रही है। तो लखिंद्रा, हलमा, दापा, सिंडोली ये सब चर्चा में है अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लखिंद्रा में जो अगर कहा जाए आपको दिखा देता, जैसे सपोज मान के चलिए मैं सिंपल यहाँ पर एमपी ट्राइबल म्यूजियम ये टाइप का, अभी मैं आपको एमपी ट्राइबल म्यूजियम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले गए, यहाँ से अपन चले गए ये ऑफिशियल वेबसाइट। अब थोड़ा सा खुलेगी, कई बार धीरे खुलती है वेबसाइट। जब आप इस वेबसाइट को थोड़ी देर में खुल जाएगी तो देखोगे, तो आपको यहाँ पर फ्रंट पेज जो है अगर कहा जाए लखिंद्रा के बारे में जो है वो एक सेकंड बस खुल जाए थोड़ा सा। कई बार क्या होता है ना कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लखिंद्रा शुरू में ही आता रहता है, क्योंकि इसमें एक गैलरी है, ये एग्जीबिशन वाली जो गैलरी, वहां पर क्या है कि फोटो वोटो जो है वो अगर कहा है चित्र वित्र जो है वो लगे रहते हैं। अभी खुल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि भाई वो खुद खुद ब खुद जो है लोड हो जाए। जैसे ही लोड हो जाएगी तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा उसको। फिर अगले के ऊपर आते हैं। तो ये हमको समझ पड़ गया। तो लखिंद्रा, हलमा, दापा, देखो भील जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसकी प्रैक्टिसेस बहुत यूनिक है, क्योंकि एक्चुअल वो बड़ी जनजाति है। जितनी भी बड़ी जनजाति है, जैसे गोंड है, भील है, इनकी प्रैक्टिसेस कई राज्यों में फैली हुई, कई राज्यों में। तो इसीलिए जैसे भीलों के अगर मकान है तो फालिया, तो राजस्थान में भी आपको मिल जाएंगे, गुजरात में भी उनको हम फालिया ही बोलेंगे। पहले वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उसको चिमाता बोलते थे, तो चिमाता यहाँ भी होती थी वहां भी होती थी। आज अगर कहा जाए कि दापा प्रथा, तो कई जगह। ठीक है, गातला, आपने गातला का नाम सुना होगा, गातला एग्जैक्टली बहुत बहुत फेमस है गातला, जो अगर कहा जाए शायद इसके पीछे मैंने एक आध कोई क्वेश्चन जो है वो गातला वाला लिया भी है, नहीं लिया पता नहीं। गातला तो आप यानी मान के चलिए यूनिक सी प्रैक्टिस, और ये अच्छी भी है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो हमारे साथ उसकी स्मृतियां कैसे हैं, स्मृति भी तो होना चाहिए, हम उसको कैसे याद करें। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसकी उसको जहां पर हमने अंत्येष्टि करी वहां हमने एक वृक्ष लगा दिया, पौधा लगा दिया, तो उस वृक्ष में उसका भाव दिखेगा, हमें उसके लिए प्रेम दिखेगा। तो ये लोग क्या करते थे, पत्थर से गातला बनवाते थे, मतलब उसकी उसको चित्र के रूप में उकेरते थे पत्थर से, और उसको अपने घर आंगन या खेत खलिहान कहीं भी जो है उसकी गाथला की स्थापना करते थे। और फिर जो भी हमारे त्योहार पर्व होते थे वहां मिलना, उसको जाना, उसको याद करना, अपने जो है अगर कहा जाए सगे संबंधी को, ये एक प्रेम वाला भाव था यहाँ पर। तो ये जो है अगर कहा जाए गाथला था। लड़कियां भी जैसे अगर मान के चलिए कुंवारी लड़की की डेथ हो जाती तो गाथला बनते थे, पर सती कहते थे उन गाथला को। तो आज ऐसी जो है अगर कहा जाए यूनिक सी परंपराएं हैं। ठीक है, पिथोरा चित्र भी जो है वो यूनिक है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकते हैं ना। अभी खुल वो एक्चुअल क्या, कई बार ये वेबसाइट क्या पूरी लिंक नहीं होती एक्चुअल, यानी बहुत धीमे धीमे खुलती है, तो इसलिए, नहीं तो अभी खुल जाती तो मैं दिखाई देता आपको इतनी देर में इसी के ऊपर।
यहीं जो है वो लखींद्रा का जो है वो फ्रंट पेज पे ही चलता है ये, बट वो खुल नहीं रही है। ये देखिए, ये लखींद्रा गैलरी आ गई नहीं, ये आ गई। ये जो लखींद्रा लिखा हुआ ना, ये अभी फ्रंट अगर कहा जाए कि खुल जाए तो आपको इमेज दिखने लगेगी उसकी, दिखाऊंगा मैं, अभी खुल जाएगी तो। अब यहाँ से आगे पे आ जाए, यानी ये तो हमको समझ पड़ गया कि कहाँ क्या है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक प्रावधानों से नहीं है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल तो पढ़े, बट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन कौन से हुए ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो पूरे तो नहीं ले सकते, लेकिन दो चार, जैसे पहले ही संविधान संशोधन में शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी बात है। ठीक है, जब आप आर्टिकल 15 को पढ़ोगे तो उसमें जो अमेंडमेंट थे उसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अमेंड किया उसमें। तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ यार, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही जो अगर कहा जाए, यार 15 नंबर में जो अमेंड किया था वहीं से हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। एट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी एट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हमारे आसपास जो है वो घूम रहा है। एट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि देखो, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बना तो उन्होंने किसी भी तरीके से कोई रिजर्वेशन को स्थायी बात पे नहीं करा कि भाई जो है अगर कहा जाए कि हम जैसे मान के चलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे लोकसभा में, तो उन्होंने कहा यार अभी हम जो है अगर कहा जाए ऐसा नहीं कि 100 साल के लिए करेंगे, जब हमारी नीड खत्म हो जाएगी तो हम उसको हटा देंगे। तो एट्थ कॉन्स्टिट्यूशन के जो है अगर कहा जाए के द्वारा वो जो पहले रिजर्वेशन चला आ रहा था उसको बढ़ाया 70 तक। फिर उसके बाद धीरे 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 कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, और फाइनली अभी जो है वो सबसे लेटेस्ट अगर कहा जाए वो आपको याद रखना है, वो है 2020 का 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी में आठवें में, यानी आपको मैं कुछ मतलब अमेंडमेंट बोल देता हूँ, जैसे आठवां, 23वां, अपना 45वां, और कौन सा था, 62वां है, ठीक है, और एक 95 है, और अभी वाला याद रखो 104, खासकर 104 तो याद ही रखो। इन सब में क्या करा है कि जो रिजर्वेशन है लोकसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उसको हम एक्सटेंड करते रहे 10-10 साल के। अब ये एक्सटेंड होके हो गया है 2030 तक। फिर 2030 के बाद जो है वो देखा जाएगा कि आने वाली परिस्थितियां क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, वो सब जो है। तो हमें ये देखा कि आठवें संविधान संशोधन में भी जो है वो अगर कहा जाए, यानी लोकसभा में रिजर्वेशन के बारे में जो है वो प्रावधान दिया गया है। फिर जो है वो अगर कहा जाए कि 70वां संविधान संशोधन, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जो है अगर कहा जाए कि जनजातियों के संबंध में जो है वो प्रावधान है। यानी आपको देखो, पता नहीं आप लोगों ने अमेंडमेंट, वैसे तो सब लोगों ने मुझे लगता है कि पढ़ रखे होंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो वो अमेंडमेंट पढ़ रखे हैं तो वेल गुड है, अमेंडमेंट नहीं पढ़े हैं तो फिर जो है वो अगर कहा जाए कि मतलब ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि यहाँ तो 77वां जो है अगर कहा जाए संविधान संशोधन, इसमें भी जो है अगर कहा जाए ये बात थी कि भाई इसमें ये था, ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा कई बार, कि आर्टिकल 16 जो है उसमें जो हम प्रमोशन में आरक्षण की बात करते हैं, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको अमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 77 में था। और उसके बाद फिर जैसे 93, और 93 संविधान संशोधन का जनजातियों से सीधा कोई सरोकार नहीं। 93 वो संविधान संशोधन था ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित। वो आपको सबको वैसे मालूम ही होगा कि उसमें 27% जो आरक्षण वाली जो पेज है, वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जो अगर कहा जाए लिंक है। तो ऐसे कुछ संविधान संशोधन, कुछ तो मैंने ही बता दिए यहाँ पर आपको, चार पांच जो है अगर कहा जाए यहाँ। फिर अगले पे आ जाते हैं। अगला जो है वो हमने लिया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है कि 89th संविधान संशोधन 2003 के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 338 के तहत 19 फरवरी 2004 को इस आयोग का गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो मार्च 2004 में श्री कुंवर सिंह को इस आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है श्रीमती उर्मिला सिंह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी सही है। और चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 में प्रावधान है, ये गलत है। अब ये क्यों लिया, देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। अब उन्होंने क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से यूनिट 10 में पहले जो आयोग थे वो तो हटा दिए, लेकिन संवैधानिक प्रावधान तो अभी भी है शेड्यूल ट्राइब वाला। तो उसमें हमको जो है वो बाकी आयोग भले ही याद न रहे, ये तो याद रखना है। इसमें श्रीमती उर्मिला सिंह का नाम इसलिए याद रखना है, उसके पीछे दो कारण है। एक तो ये अगर कहा जाए यहाँ कि वो उनका संबंध मध्य प्रदेश से था, ठीक है। दूसरा, वो पहली ऐसी महिला थी जो अनुसूचित जनजाति के होते हुए किसी राज्य में राज्यपाल के पद पर पहुंची, तो इसके कारण वो चर्चा में भी रही यहाँ। और रही बात के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में भाग
तो अगर आप यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है मेरा, यहाँ पर मैंने खोल रखा है आपके लिए, ये पार्ट पर आप जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप स्पेशल प्रोविजन पर जाओगे सर्टेन क्लास पे, ये तो इसका नाम है भाग 16। भाग 16 में ही जो है अगर कहा जाए कि आप जो है वो 330 के तहत जो रिजर्वेशन करोगे अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, ठीक है, 332 के तहत रिजर्वेशन करोगे जो है अगर कहा जाए मतलब विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और इसी के तहत जब आप नीचे चले जाओगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे, तो 338 के तहत आपने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक अलग से जो है वो प्रावधान जो है वो जोड़ दिया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो बन सकता है। अब क्या जो है वो बन सकता है वो देखने वाली बात है, उसमें क्या पूछेगा वो यहाँ पे। तो ये तो लिंक आपको समझ पड़ ही गया होगा कि क्या आ सकता है, ये चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किस वर्ष की गई? तो आंसर इसका 1954। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने पढ़ भी रखा होगा। एक्चुअल ये इनिशिएटिव मध्य प्रदेश राज्य का नहीं, ये भारत सरकार का था। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था भारत सरकार का, उन्होंने जनजाति अनुसंधान, क्योंकि देखिए आज नहीं, शुरू से सबसे ज्यादा जनजाति आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश में। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, परसेंट के हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हमारे पास है। और चूंकि सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है तो हमारे राज्य में ही अनुसंधान की बात है। तो अगर हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ चले जाएं, तो यहाँ पर आपको लिख रहा है कि ये मैंने खुद आदिम जाति अनुसंधान इसकी इसी स्क्रीनशॉट लगा दी इसीलिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को जिला छिंदवाड़ा मुख्यालय में की गई। ठीक है, वर्ष मतलब 10 अप्रैल 1965 को संस्था का मुख्यालय भोपाल में जो है वो श्यामला हिल्स में तैयार किया गया और इसे वहां कार्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। और संस्था का संग्रहालय छिंदवाड़ा के भवन में ही रखा गया, जो आज बादल भोई आदिवासी संग्रहालय के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है अगर कहा जाए कि ये रिसर्च के ऊपर काम किया यहाँ पर, और ये बिल्कुल अभी का लेटेस्ट ही जो है वो क्वेश्चन है, आ सकता है, यानी इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला है, मध्य प्रदेश के जनजातीय योद्धाओं और राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंजन सिंह कोरकू, घोड़ा डोंगरी। ऑलमोस्ट आपने जब भी जो है वो बात करी होगी तो आपको ऐसे भी याद होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ ही मतलब देखो 1930 के, देखो पहले तो मैं इसको बता देता हूँ। गंजन सिंह कोरकू, मुड्डेबाई, राजा अर्जुन सिंह गोंड और सीताराम कंवर, है ना? तो सब मतलब एक एक को थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको याद है। देखो मध्य प्रदेश के अंदर जब हम ट्राइबल मतलब जनजातीय आंदोलनों में जाते हैं तो उसमें कुछ 5-7 नाम जो है वो बहुत फेमस है। उनमें से 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुए थे, उन जंगल सत्याग्रहों में सबसे बड़े जो नाम थे 2-3, उनमें से एक नाम जो था वो था आपका गंजन सिंह कुर्मू। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मतलब उस जंगल सत्याग्रह में तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, जंगल मतलब जैसे गांधी जी अगर कहा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे नमक कानून तोड़ के, तो हर राज्य में अगर कहा जाए लोग उसी तरह से कानून तोड़ रहे थे। बस ये है कि जनजाति बहुल क्षेत्र जंगलों में थे, तो हमने जो है वो नाम रख दिया जंगल सत्याग्रह। तो इस तरह से जैसे अगर कहा जाए कि सबसे पहले जो है वो गंजन सिंह कोरकू, तो गंजन सिंह कोरकू ने जो है वो जंगल सत्याग्रह किया बैतूल में, घोड़ा डोंगरी के आसपास का जो बेल्ट था वहां गंजन सिंह कोरकू का जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल रहा उस जंगल सत्याग्रह में 1930 के। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कोई पूछेगा कब, तो 1930 में उन्होंने किया। और उनके साथ कई सारे और भी उनके मित्र थे। जैसे बैतूल के आसपास जाओगे तो वहां आपको कोरकू ट्राइब ज्यादा मिलेगी। इससे देखो चीजें लिंक करना सीखो। आज जैसे गंजन सिंह कोरकू दिख रहा है तो अपने को ये मालूम है, आप कहीं किसी गाइड में पढ़ लो, बैतूल के आसपास का पूरा बेल्ट, बैतूल हल्द्वानी तक के बेल्ट में जाओगे, कोरकू की अच्छी खासी बसात है। केवल छिंदवाड़ा में जो है वो भारियां मिलेगी, बाकी इधर कोरकू बेल्ट है, पूरा बैतूल के आसपास कोरकू का अच्छा खासा बेल्ट है। तो वहां पर मतलब अगर कहा जाए कि कोरकू जनजाति ने ये जंगल सत्याग्रह किया था, और इसमें जैसे कोमा गोंड है, मकड़ू गोंड है, रामू गोंड है, ये सब जो है वो इनके साथ जो थे यहाँ पर। सेम अगर कहा जाए मुड्डोबाई, मुड्डोबाई का जो है वो नाम भी जंगल सत्याग्रह से ही आता। उन्होंने भी जंगल सत्याग्रह किया था, बस अब अंतर ये था कि उन्होंने सिवनी में किया था, उसको टूरिया जंगल सत्याग्रह किया। उस जंगल सत्याग्रह में वो शहीद हो गई। 9 अक्टूबर 1930 को उनको गोली लगी और
उनको जो है वो गोली के साथ साथ रेनो भाई, बिरजू भोई, जैसे भोई वर्ड आ जाए तो छिंदवाड़ा चले जाना ऑटोमेटिकली, जब भी भोई आए तो छिंदवाड़ा के आसपास ही दौड़ लगाना। ये सीताराम कंबर पिछली साल आ गया। 1857 की क्रांति के अगर चार पांच नायक जोड़े तो खाजिया नायक, भीमा नायक, टंट्या भील, सीताराम कंबर, इन सब ने 1870, रघुनाथ सिंह मंडलोई, इन सब का 1857 की क्रांति में जो अगर कहा जाए कंट्रीब्यूशन था सबका। तो किसी न किसी जगह से जाने जा रहे थे, जैसे रघुनाथ सिंह मंडलोई तो बीजागढ़ का किला बहुत फेमस है, कोई पूछता है कि कहाँ से थे, तो आप बोल सकते हो कि यार उनसे जो जगह जुड़ी रही वो बड़वानी क्षेत्र में बीजागढ़ का किला बहुत जो है उनके साथ जो है जोड़कर देखा जाता है। तो इस तरह से अब रही बात राजा अर्जुन सिंह गोंड, तो आपको खुद मैं ऑफिशियल वेबसाइट का एक पर्चा मैंने लगाया है, इसलिए यहाँ पे यहाँ लिखा है राजा अर्जुन सिंह गोंड। राजा अर्जुन सिंह गोंड फतेहपुर के जागीरदार थे, जो आज हुआ मतलब नर्मदापुर जिले में आता है। स्वतंत्रता के उत्कृष्ट जो है वो आकांक्षा के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, और अक्टूबर 1858 में तात्या टोपे के दक्षिण में जाने पर नर्मदा नदी को पार करने में उनको सहायता वायता की, ये सब आ गया। तो ये आपको दिख रहा है, जैसे आप देखो झंका भोई, ठीक है, टापू प्रू भू, तो ये जहां भी भू आ रहा है ना वहां पर आप ये मान के चलो कि छिंदवाड़ा आप लिंक कर, ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देवी सिंह गोंड है, तो देवी सिंह गोंड ने 1857 की क्रांति में दिख रहा है कि जबलपुर से क्रांति को लीड किया, ठीक है। या भगवान सिंह गोंड है तो दिख रहा है कि जबलपुर से किया। तो गोंड गोंड, तो गोंड से अपन जो है वो गोंड से गोंडवाना को देख ले, ठीक है। तो चाहे रानी दुर्गावती की बात हो, ठीक है, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात हो, चाहे यहाँ लिखे देवी सिंह गौंड की बात हो, भगवान सिंह गौंड की बात हो, ठीक है, इन सबको हम लिंक कर सकते हैं वहां पर। मतलब देखिए ऐसा है, कई बार एग्जाम में कितना हम पढ़ेंगे यार, बड़ा आश्चर्य है कि हजारों क्रांतिकारी थे, हजारों ऐसे गुमनाम नायक थे जिनको ढूंढ ढूंढ कर उन खजानों को अब सरकार निकाल रही। आजादी के अमृत महोत्सव में उनके ऊपर सीरीज चला रही, हम कैसे याद रखें? तो कुछ चीजें तो ऐसी है, माइनस मार्किंग वाला पेपर तो रहता नहीं है जनरली इस तरह के उसमें, तो हम अंदाज से तुक्के से भी जो है अगर कहा जाए आंसर तक जो है वो जाने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल। फिर अगला जो है वो आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस जनजाति कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भज्जू श्याम, इनको पद्मश्री मिल चुका है। जोधिया बाई, जो अगर कहा जाए इनको पद्मश्री मिल चुका है। भूरी बाई, इनको पद्मश्री। देखो मध्य प्रदेश से अगर हम चित्रकला की बात करें, ठीक है, बाकी के लिए हम बात नहीं करें, जैसे अर्जुन सिंह दुर्वे की बात नहीं करें, वो डांस से जुड़े हुए। चित्रकला जो है उसमें अगर हम एक आर्ट सेक्टर के हिसाब से देखें तो चार, जोधिया बाई बेगा कम्युनिटी से थी, उनको मिला है। भूरी बाई भील कम्युनिटी से थी, उनको मिला है। ठीक है, आपका दुर्गा बाई व्योम, ये गोंड जो है अगर कहा जाए से कम्युनिटी से थी, इनको मिला है। और भज्जू श्याम, जो अगर कहा जाए गोंड, भज्जू श्याम तो बहुत ज्यादा फेमस थे, उन्होंने एग्जैक्टली गोंड चित्रकला को पहचान जो है सही तरीके से भज्जू श्याम के पद्मश्री मिलने के बाद से ही जो है मिली। उनको पद्मश्री नहीं मिलता तो ये चीज जो है अगर कहा जाए इतनी होती। तो ये है जनगण श्याम, जो है अगर कहा जाए डिंडोरी के आसपास, जो पाटनगढ़ का नाम सुना होगा, वहां से पहचान थी जनगण श्याम। और एक ऐसी हस्ती थे, यानी जनगण श्याम को तो आप ये मान के चलिए कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति खुद जो है वो अगर हमको सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो खुद एक इंस्टीट्यूशन की तरह वो काम कर रहे थे। और उनके चित्रों का जो है वो अगर कहा जाए भारत नहीं, भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा एक बोलवाला था। तो जापान में एक मिथिला संग्रहालय है, कभी आप पढ़िएगा इंटरनेट पे ढूंढ के, मिथिला जो है वो म्यूजियम जापान, वहां इनको बुलाया गया तो ये वहां चले गए, वहां पर ये पेंटिंग करते थे। तो बड़ी बड़ी वॉल्स जो थी उन वॉल्स पे ये पेंटिंग बनाते थे। तो वॉल्स पे पेंटिंग बनाने के दौरान उनको शायद ये महसूस हुआ होगा, भगवान ही जाने क्या घटना घटी, कोई हम कह तो नहीं सकते, कुछ इनको महसूस हुआ होगा कि यार यहाँ मेरी अभिव्यक्ति खत्म हो रही है। मतलब देखिए क्या होता है ना, एक कलाकार की अभिव्यक्ति होती है उसका खुद का विजुअलाइजेशन, खुद की सोच, अभिव्यक्ति मेरी खत्म हो रही। तो कहते हैं कि उसी समय उनकी बेटी का जन्म हुआ था, जापानी, वो जानी मानी चित्रकार हैं गौंड उसकी, याद रखिएगा, जापानी किसकी बेटी है ये भी पूछ सकता है। तो वहां उन्होंने 2001 में उसी मिथिला म्यूजियम में सुसाइड कर ली, जापान में, जनगण श्याम ने। आज पाटनगढ़ कला दुनिया भर में जानी जाती है, पाटनगढ़ की गौड़ चित्रकला जनगण श्याम की ही जो है देन है, जनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है। तो जो है अगर कहा जाए कि उन्होंने सुसाइड करा, फिर ये जो बात है ना ये आगे की तरफ है, और शायद उनकी वो शहादत
या उनका जो भी वो पशु पेश में रहे होंगे, जो भी उनके अंदर भगवानी जाने के क्या वो सोचते होंगे उस समय। उसके बाद जो ये जो गौड़ चित्रकला है, इसको एक्चुअल सरकार को पहली बार शायद समझ पड़ा होगा, जो भी रहा हो, ये पकड़ में आना शुरू हुई, पहचान मिलना शुरू हुई, फिर एक के बाद एक कलाकारों को भी काफी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। आज अगर कहा जाए, वेंकट सिंह श्याम है, बज्जू श्याम है, दुर्गा बाई व्योम है, ठीक है, धनैया बाई है, फिर प्रदीप मारामी है, ये जो है अगर कहा जाए नरेश श्याम है, ये सब जो है अगर कहा जाए मतलब गौड़ चित्रकला के बड़े जाने माने नाम जो है अगर कहा जाए हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग तरह, जैसे दुर्गाबाई व्योम है ना, ये जो है वो ढंगना जो कला होता है उस पे काम करती हूँ, उसके लिए जो है वो मिला है। तो मतलब इस तरह से ये चार नाम है, मैंने नीचे फोटो भी लगा दी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनको, मतलब पद्मश्री से सम्मानित किया गया जनजाति उसमें। बाकी तो बहुत सारे लोगों को मिला है पद्मश्री, जो है अगर कहा जाए ट्राइब से, जनजातीय क्षेत्र से तो बहुत सारे अगर कहा जाए लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर अगला है, जनजातीय कला संस्कृति से संबंधित संस्थानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है सांस्कृतिक गांव आदिवासी जनजाति लोक संग्रहालय, ठीक है, खजुराहो, ये अभी बहुत चर्चा में है। ये पहले का है, मतलब ये संग्रहालय तो आदिवर्त तो पहले का है, बट इसका जो आदिवर्त म्यूजियम जो नया है, ये अभी 2023 में जो है वो G20 के समय बना, नया वाला जो है इसका। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन है, बहुत फेमस है। जनजातीय लोक कला बोली अकादमी भोपाल है, बहुत सारी मैगजीन्स पब्लिश करती है। साकेत सम्राट रामायण संग्रहालय, ये भी ट्राइब से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये चित्रकूट में नहीं है, ओरछा में। तो अगर हम मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का, ये खुल गई है फाइल, लखींद्रा वाली नहीं खुली। ये देखिए, अब ये दिख रहा होगा यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा है ना, जैसे देखिए क्या लिखा है, शलाका 43 भील समुदाय के चित्रकार दिलीप गाणवा की जो है अगर कहा जाए चित्रों की सह प्रदर्शनी विक्रय कब से कब तक है, ये 3 नवंबर से यहाँ तक ही है। ठीक है, ये जैसे लगा हुआ है, इसके आगे ऐसा मत समझना कि पुराना दिख रहा है ये तो, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी वाले आ जाएंगे। जैसे ये देखो, ये अभी कहा गया 3 मई से 30 जो है 3 से 30 मई तक जो है अगर कहा जाए, ये जो है वो लिखंद्रा में, यहाँ पर ये किसका है, क्या नाम है, अनीता अमलियार, अनीता अमलियार के चित्र हैं। ये भी कोई जो अगर कहा जाए भील समुदाय की चित्रकार है ना। तो ये जो है अगर कहा जाए यहाँ पर, इसीलिए मैंने वो प्रश्न आपको, अब वो क्या धीरे धीरे खुलती गई चीजें इसलिए। अब रामायण जो है अगर कहा जाए, ये है तो सही, लेकिन ये ओरछा में है। तो अगर आप यहाँ देखें तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं मध्य प्रदेश में, हर इंस्टीट्यूशन अलग अलग एजेंसीज के लिए काम कर रहा है। हमारे काम का ये है, आदिवासी लोक कला, यहाँ पर अगर कहा जाए ये यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है कि आदिवासी लोक कला बोली विकास अकादमी के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो इसमें साकेत रामायण संग्रहालय ओरछा आ रहा है, दूसरा आदिवर्त जो है जनजाति संग्रहालय खजुराहो आ रहा है, तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट आ रहा है, जनजाति संग्रहालय भोपाल आ रहा है, त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय जो है अगर कहा जाए ये आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, यानी ये इसको मैनेज कर रहा है। बाकी तो फिर अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपको दिख ही रहे हैं, आप वैसे भी जो है वो सब जानते ही हैं इसमें, और आप लोगों ने पढ़ भी रखा हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये अपने लिए आ सकता है। फिर है, मध्य प्रदेश की स्थानीय बोलियों के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता। टंट्या भील स्मृति पुरस्कार, जगनिक स्मृति पुरस्कार, रानी दुर्गावती स्मृति पुरस्कार, संत सिंगाजी स्मृति पुरस्कार। तो जगनिक पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता। ठीक है, जगनिक को तो जो है वो अगर कहा जाए आला के लिए याद किया जाता है, लेकिन वो पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने लगाया है आपके लिए, एक सेकेंड कहाँ चला गया। तो यहाँ पर 6 बोलियां हैं, यानी आपको दिख रहा होगा, 4 तो हमारे कल्चरल बेल्ट हो गए, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा, और 2 हमारी जो है वो बोलियां हो गई, भीली और गोंडी। तो संत पीपा स्मृति जो है वो पुरस्कार मालवी, संत सिंगाजी जो है वो निमाड़, निमाड़ के कबीर ही थे संत सिंगाजी। विश्वनाथ सिंह जुदेव स्मृति है, ऐसे ये 6 के 6 आप जो है वो अगर चाहो तो याद रख सकते। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, कहीं अभी आपको लगे मैं बहुत आराम से विस्तार से पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, बट चूंकि कल पेपर है अब आपका, तो मुझे ये मालूम है कि आप ये पूरा वीडियो देखने में भी हिचकिचाओगे। ठीक है, लगेगा कि कहीं कोई काम नहीं, पर मेरा ये मानना है कि शायद किस्मत में कुछ 1-2 क्वेश्चन लिखे हो, शायद आ जाए, शायद आ जाए। ना आए तो थोड़ा सा एक आत्मविश्वास आ जाए कि हाँ यार कुछ सुना था, शायद कुछ लिंक हो जाए एक आध क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रश्न ना आए, बट वो लिंक कर जाता। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ इससे इसी से 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे ना 5 क्वेश्चन, वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है, मतलब क्या आएगा, लेकिन ये है कि अगर एक आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाए तो जो है अगर कहा जाए उसको हम अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो है वो इस चीज को अपने को जो है वो याद रखना है।
तो ये हो गया। फिर अगला है कि मध्य प्रदेश में सृजनात्मक साहित्य को बढ़ावा, क्योंकि देखो यूनिट 10 में है ये, खाली ट्राइब नहीं ली हुई, साहित्य कला को भी थोड़ा सा 2-5 लाइन का मैंने ले लिया। तो मध्य प्रदेश में सृजनात्मक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साक्षात्कार नाम की मासिक पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो साहित्य अकादमी करती है। अब ये कैसे है, तो देखो यहाँ आपको कुछ मध्य प्रदेश सरकार के इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं और उनकी मैगजीन दिख रही है। जैसे संचालनालय जो है पुरातत्व विलेख है, ये पुरातन नाम से मैगजीन पब्लिश कर रहा है। स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल में पूरे ट्राइबल जो है अगर कहा जाए आर्ट फंक्शंस कार्यक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अगर कहा जाए जनजातीय नायकों का चरित्र रेडियो के माध्यम से ये स्वराज संस्थान से ही चला। तो यहाँ पर ये बुकें पब्लिश करता है। ठीक है, मतलब इसका अपने आप में एक जो है वो पूरा के पूरा रेडियो पे अच्छा प्रोग्राम आता है। साहित्य अकादमी साक्षात्कार, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी जो है वो कलावर्त नाम से। जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी चौमासा, बहुत ही फेमस है चौमासा। अगर आपको कल्चरल एक्टिविटीज को समझना हो तो चौमासा से अच्छी कोई मैगजीन जो है वो है नहीं। 1982 से पब्लिश हो रही है चौमासा। कालिदास संस्कृत अकादमी, कालिदास नाम से, ये भी 1982 से पब्लिश हुई। तो यहाँ पर ये लिखा भी है कि कब से पब्लिश हो रही हैं, दूसरा जो है वो कहाँ से हो रही है, ये भी लिखा है। तो ये एक क्वेश्चन लिंक हो सकता है शायद यहाँ पर। फिर निम्नलिखित में से किस जनजातीय क्रांतिकारी ने जंगल सत्याग्रह में भाग नहीं लिया? यानी जो 1930 का जो जंगल सत्याग्रह था, वही जो मैंने बताया कि गांधी जी के जंगल सत्याग्रह से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जंगल सत्याग्रह, 2-3 तो जैसे घोड़ा डोंगरी, टूरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है, ये तो हमारे लिए रटे हुए हैं। तो रेणुबाई, बिरजू भोई, राजा गंगाधर गोंड और बादल भोई, ये 4 नाम यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। देखो पहले तो आप देखो कि 1900, यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है 1930 के क्रांति के नायक गंजन सिंह कोरकू। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो है वो जंगल सत्याग्रह में बात कर ली कि हाँ बैतूल से कैसे घोड़ा डोंगरी के आसपास उन्होंने जो है अगर कहा जाए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, दूसरा है रेनो भाई, 1930 में जब जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ तो बैतूल निवासी और छिंदवाड़ा क्षेत्र से उन्होंने नेतृत्व किया। बिरजू भोई, ये भी वही के वही लिखा हुआ है यहाँ पर। और बादल भोई, ये इनका सबका जो है अगर कहा जाए 1930 के। फिर बादल भोई तो राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा फेमस हो गए, महात्मा गांधी से भी उनकी जब मुलाकात हो गई जब, तो फिर तो वो बहुत जो है अगर कहा जाए मतलब एक बड़ा जो है वो नाम बन चुके थे। जब महात्मा गांधी छिंदवाड़ा की यात्रा पर आए थे ना, तब वो उनसे इंस्पायर हुए थे। तब भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ये जानकारी छिंदवाड़ा गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है उस पर लिखी हुई। मतलब अगर आप उसका हिस्ट्री पढ़ोगे छिंदवाड़ा का तो उसमें लिखा है कि गांधी छिंदवाड़ा जब आए थे गांधी जी तब की जो है। तो बादल भोई, सॉरी भऊ जो है अगर कहा जाए ये जो है अगर कहा जाए यहाँ है, ये भी आपको आ सकता है। ऐसे आपसे मतलब देखो क्या होता है ना कि वो इसी तरह से कोई क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा, यानी या तो लिंक करके पूछेगा या जो भी। ये अब आपको ये जो फाइल दिख रही है ना, ये एक्चुअल क्या था कि अभी मैं यहाँ राज्य जनजाति संग्रहालय का स्थापना वर्ष था तो उसके कार्यक्रम में गया था। वहाँ एग्जीबिशन लगा था, सरकार ने लगाया था, स्वराज संस्थान संचालनालय ने। मैंने वहां से ये फोटो खींच ली थी। तो फोटो खींची तो मुझे लगा कि कुछ चीजें तो इसमें यूनिक हो गई। तो उस यूनिक के कारण जो है वो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले जनजातीय सम्मानों के संबंध में कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं? रानी दुर्गावती सम्मान समाज सेवा प्रशासन उद्यमिता। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान सामाजिक क्षेत्र अदम्य साहस, ये गलत है। जननायक टंट्या भील सम्मान शिक्षा खेलकूद गतिविधि, ये सही है। जनगण श्याम सृजनात्मक जनजातीय कला। अब इसको मैं पहले समझाऊं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए 1 मिनट लगेगा मुझे। पहले तो मैं दिखा दूं आपको ये एग्जैक्टली क्या है कि ये सब चीजें नई है। इसलिए करंट से जुड़ी, जब कोई चीज करंट से जुड़ी आती है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं ना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कहाँ क्या दिया जाएगा वो दिख रहा है। तो रानी दुर्गावती सम्मान, ये सम्मान समाज सेवा प्रशासन उद्यमिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। 3 लाख रुपए की सम्मान निधि लिखी हुई है। वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान समाज सेवा प्रशासन उद्यमिता के लिए दिया जाएगा, आदित्य उपलब्धि के लिए। ठीक है, और पुरुषों को दिया जाएगा, ये महिला को दिया जाएगा, एक ही अवार्ड है ये। पुरुष महिला को दिया जाएगा रानी दुर्गावती, और ये पुरुषों को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 3 लाख रुपए मिलेंगे। ठक्कर बापा सम्मान गरीब उत्पीड़ित, आपको मालूम है जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में शामिल करने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, तो इसमें भी 3 लाख रुपए। जननायक टंट्या भील सम्मान जो है वो खेल कूद की गतिविधियों
को से संबंधित है, 3 लाख रुपए का है ये भी। बादल भोई जो सामाजिक क्षेत्र में अदम्य साहस के लिए जो है वो दिया जाएगा, इसमें भी 3 लाख रुपए। और जनगण श्याम परंपरागत सृजनात्मक जो जनजातीय कला है, जो भी ट्राइबल आर्ट है, उसके लिए ये दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें, ये बकायदा एक प्रेस रिलीज है, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की, ये नियम लिखे हुए। हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, काम का नहीं, लेकिन ये लिखा ना कि यह पुरस्कार समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि, योगदान के लिए आदिवासी महिला को दिया जाएगा। इस सम्मान के अंतर्गत 3 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रशस्ति पट्टिका दी जाएगी। और सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वान्या प्रकाशन, वान्या तो इतना फेमस पब्लिकेशन है, ट्राइबल एक्टिविटीज को इतना रोल प्ले कर रहा है, जनजातीय पेंटिंग्स हुआ, जनजातीय आर्ट क्राफ्ट हुआ, इसको भी कराने में, पब्लिश कराने में, जहां तक कि उनके जो रेडियो स्टेशन, जो जनजातीय बोलियों में रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनमें जो अगर कहा जाए, वान्या का बहुत रोल है। तो ये वान्या के थ्रू दिया जाएगा। क्या होगा, क्या प्रावधान होंगे, यानी यहाँ अब ये तो अब अपने को नहीं काम का है, कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये सब हमारे प्रतिवर्ष मिलेगा, ये हमारे काम का नहीं। बट रफली जो है अगर कहा जाए किसको दिया गया, ये भी हमारे काम का नहीं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है कि यार वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह जो है वो यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है कि ये नियम जो है वो 2019 से ऐसे ऐसे कहलाएगा, यही वानिया की जो है अगर कहा जाए बात यहाँ पर है। तो ऐसे ये चारों का है, अभी जितने भी अवार्ड्स मैंने बताए वो सब में यही बात है। इसलिए ये क्वेश्चन शायद कोई जो है वो लिंक होकर आपसे जो है वो पूछ ले, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि पुरुष और महिला के लिए कैसे अपने को याद रखना। रानी दुर्गावती अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार, देखो पिछले लेक्चर में, यानी जो इससे पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर लिया था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है वो जनजातीय समुदाय से संबंधित सभी जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन संचालित कर रहा है, वो सब जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बता देते हैं। जैसे उसमें मैंने बताया था कि आकांक्षा योजना चल रही है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आहार अनुदान योजना चल रही है, अत्यंत जो पिछड़ी जनजाति है उसके लिए आहार अनुदान। उसमें मैंने बताया था कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना चल रही, 50 लाख रुपए तक का ऋण उसमें मिल सकता है। उसमें मैंने बताया था कि टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, उसमें हम लोग चला रहे हैं, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ऋण है, 18 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें पात्र जो है वो होगा यहाँ पर। उसमें हमने बात करी थी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष वित्त पोषण योजना चल रही है। उसमें बड़ा फिगर था, 2 करोड़ रुपए तक का जो है वो फंड उसमें जो है वो देने का था, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कोई जो है वो जुड़ सके, ऐसी। और इसके अलावा केंद्र सरकार की भी योजनाएं जो है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दी। ठीक है, कुछ योजनाएं थोड़ी यूनिक थी, जैसे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ऐसी योजनाएं भी चल रही थी। इसका जो मेन लाभ था, जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार जो है, ये शुरू करी थी नवंबर 2021 में, मतलब सरकार ने मतलब इसको लेकर आई थी। तो इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है, उनके विकास खंडों के गांव में हम गाड़ी से जो है वो अनाज पहुंचाएंगे। वहां पर जो, जैसे गांव में जाते हैं ना, एक उचित मूल्य की दुकान होती है, जिसको फेयर प्राइस राशन की दुकान बोलो, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं इंग्लिश में, वहां नहीं हो पा रही, खुल नहीं पा रही, तो वही गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से जो है वो व्हीकल से जो है वो हम उनको अनाज उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना आई, 16 जिलों में लागू करी थी नवंबर 2021 में यहाँ पर। ये शायद इसके पहले वाले में मैंने बता दिया था, है ना बहुत। अभी लेटेस्ट रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, अब ये जनजाति से नहीं है, लेकिन आप देखो कि इसमें क्या करा, कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा इनको लिए ना, तो ये ट्राइबल बहुल क्षेत्र वाले लोग जो है वो, अगर कहा जाए, ये लगाते ना यहाँ पर। तो उन्होंने कहा 10 रुपए जो है वो, सॉरी 10 रुपए प्रति किलो जो है वो हम एक प्रोत्साहन राशि दें। तो एक तो वो योजना, एक क्या है ऐसी, अब ये योजना मर्ज हो गई है, अब नहीं है ये योजना। ठीक है, ये सब जो है वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं जब आई ना, तो उनमें धीरे धीरे करके कई सारी योजनाओं को इनडायरेक्ट डायरेक्ट मर्ज किया। बट एक इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार, 2003 में ये योजना थी, क्योंकि आज भी कई डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट के ऊपर, ये जैसे मैंने छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का पेपर लगाया, आज भी छिंदवाड़ा जैसे कई जिलों के वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, जैसे लिखा ना रानी दुर्गावती जो है 1/4/2003। तो ऐसी पेपर सेटर ने अगर यहाँ कहीं से उठा लिया तो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, है ना। अब अगला जो है वो मध्य प्रदेश की जनजातीय कला एवं परंपराओं के संबंध में कौन सा कथन असर है, गातला शुरू में ही बता दिया हमने। ठीक है, अभी जब मैंने बात करी थी ना कि भील, और भी जनजातियों में गातला है, ये कहना कि कोई कहे कि साहब जो है वो भीलों में ही गातला है, तो ये भी थोड़ा सा मैं इसको स्वीकार नहीं करता। दूसरी जगह लेकिन एक्चुअल गातला को पहचान अगर किसी से मिली, तो केवल और केवल भील जनजाति से मिली, ये साफ सुथरी सी बात है। फिर उसके बाद जो है वो दिया कला,
देखो अभी आप अगर डिंडोरी चले जाओगे तो वहां का लोह शिल्प जीआई टैग मिल गया उसको। और डिंडोरी के आसपास अगरिया ट्राइब रहती है। अगरिया ट्राइब क्या करती थी पहले, जो लोहे का काम होती थी ना, वो क्या धातु शिल्प पे काम करती थी ना, जैसे हथौड़ी बना दी, या अगर कहा जाए कि कुल्हाड़ी बना दी, फावड़ा बना दिया, जो गांव में कृषि में उपयोग में आते थे लोहे के औजारों। अब धीरे धीरे मशीन का जमाना आ गया, तो उससे उनकी आमदनी क्या हो गई, खत्म। तब उन्होंने इसको कला से जोड़ा। और कला से क्या जोड़ा, दिए इतने फेमस है, केवल आप जो अगर कहा जाए लोहो डिडोरी लोहो शिल्प दिया टाइप कर दोगे, इतने सारे दिए आपको मिलेंगे। आपको कि अच्छा ये जो है, जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए, मिल जाएगा शायद, ढूंढे अपन तो, डिंडोरी लोहो शिल्प दिया, लोगो आ गया, कोई बात नहीं, एक सेकंड हिंदी में कर लेते हैं। अगरिया ट्राई एक सेकंड, अगरिया जनजाति का लोहो शिल्प, क्या है, एक तो वर्ड की वर्ड नहीं लेता, टाइप करना। ये हमने टाइप कर लिया अगर, और इसमें हमने लो कर दिया। अगर हम यहां से चले जाए एक नॉर्मल कीवर्ड के ऊपर हम चले जाएं, कुछ इमेजेस, तो ये जो, अगर ये पहले क्या होता था, अगर ये ट्राइब इस तरह से जो फोटो देख रहे हैं इस तरह से, जो अगर कहा जाए ये काम कर, अब अगर ये ट्राइब क्या करने लगी इस तरह से, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये सब पूरे जितने क्या है, सब दिए, सब दिए। देखो यहाँ यहाँ पर आप जो है वो ऐसे विमन दिया, जिसको विमान दिया भी बोलते हैं, इतना फेमस है ये। देखो आपको क्या लग रहा है, ये सब जो है अगर कहा जाए तो जीआई टैग में ये दियों का बड़ा रोल है। इनने ही एग्जैक्टली वो लोह शिल्प को जो है वो जीआई टैग, क्योंकि अब जो है वो किसी घर जो है वो कुल्हाड़ी तो टंगी नहीं रहेगी कि भैया यहाँ की अगर कहा जाए अगर ये टाइप जो है जो है उसका लोह शिल्प है डिंडोरी के आसपास, तो वो कुल्हाड़ी जो है वो बड़ी फेमस है, तो हम उसको जीआई टैग दिलाएंगे कहीं भी जाए, तो हमने कहा यहाँ की कुल्हाड़ी नहीं, सब दियों का। तो ये आप देखो ध्यान से, ये एक दिया बन रहा है पूरा, दिख रहा है ये यहाँ पर अगर कहा जाए जैसे ये बड़ा। तो टेक्निकली जो परंपरागत औजार थे, अब औजारों में कोई आय नहीं बची, तो औजारों की जगह नई चीज आ गई यहाँ पर, तो अब दिए और इस तरह के जो है अगर कहा जाए चीजें आ गई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है हमारा लिंक हो सकता है। तो दिया कला अगरिया हो गई। लारू काज जो है अगर कहा जाए पर्व सहरिया, ये गलत है। एक्चुअल जो लारू काज जो है वो मतलब जब हम पर्व की बात करते हैं तो इस पर्व का जो है वो सीधा सीधा जो सरोकार है वो गौंड जनजाति से, इसका कोई जो है वो सरोकार जो है अगर कहा जाए शहरिया जनजाति से नहीं। देखो गौंड जनजाति को लगता है कि मतलब बहुत सारे गौंड जनजाति के अंदर जो है वो त्योहार है। रावण की भी पूजा होती है, मतलब आप महाराष्ट्र के आसपास जाओगे तो वहां पर होती है। पर गौण जो देव है उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है लिंगो देव। वो उनके आदि देव माने जाते हैं, उन्हीं को वो लोग बड़ा देव बोलते हैं, मतलब उनका नाम लिंगो देव भी है, शिव के रूप मानते हैं वो, और उनको बड़ा देव भी बोलते हैं गौण जनजाति के लोग। तो एक तो है बड़ा देव यानी लिंगो देव, और बाकी तो आप लोगों ने अपने स्तर पे बहुत सारे पढ़ रखे होंगे, ये तो मेरी गलती रही। और मेरी गलती इसलिए रही क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं न्यूट्रल हो गया था। एक्चुअल क्या है कि मुझे लगा था कि बच्चों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अच्छा कंटेंट उनको यूट्यूब पे मिल रहा है, तो यहाँ 200 300 व्यू आते थे, तो मैंने कहा कि क्या सेंस है। बट अभी कमेंट जो आपके आ रहे हैं ना, तो उससे लगा कि मेरी जरूरत भी है आपको, और मुझे भी आपकी जरूरत है, क्योंकि आप सही व्यक्ति की सिस्टम को बहुत जरूरी है इस समय प्रशासन में जो है वो, अगर कहा जाए कि बिल्कुल अगर सही आदमी नहीं जाएगा तो बड़ा नुकसान है प्रशासन का। ठीक है, क्योंकि आने वाला समय तो और खराब होता चला जाएगा। तो मैं अपना संरक्षण भी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मेरा पाला पड़े तो अच्छे अधिकारियों से पड़े, जिससे कि मैं किसी कष्ट में या समस्या में न रहूं। तो ऐसे ही जनजातीय कलाओं में गौंड जनजाति के अंदर जब हम बात बात करते हैं, यानी उनके देवताओं की जब बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं हर साल एक जो है अगर कहा जाए मतलब अगर कहा जाए त्योहार सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है लारू काज। लारू काज को सेलिब्रेट करने का केवल और केवल एक ही कारण, कि वो ये मानते हैं, मतलब एक उनमें नारायण देव की उपासना होती है लारू काज में, वो उनकी पूजा करते हैं। और उसमें फिर एक सुअर की बलि वगैरह जो है चढ़ाई जाती है। अब तो ये प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट कम हो गई, लेकिन पहले ऐसा था। और उससे जो है अगर कहा जाए कि वो अच्छे मतलब फसलों का और अपने परिवार की जो है वो सुख शांति की जो है वो कामना करते हैं। तो वो बड़ा फेमस लारू काज था। तो सहरिया में लिंगोदेव तो है ही गौंड में।
तो गौंड जनजाति में ऑलमोस्ट जैसे नारायण देव आपको याद रखना है, बड़ा देव जिनको लिंगो देव कहा जाता है वो जो है वो याद रखना है। ठीक है। और ठाकुर देव जो गांव की पूरे गांव की रक्षा करने वाले देवता होते थे उनको ठाकुर देव कहा जाता था। ये बेसिक जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ जो है, बाकी तो और भी है लेकिन आपने पढ़ ही लिया होगा। फिर अगला है जो है, अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य में भील जनजाति की आबादी सर्वाधिक है, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। देखो ऐसा है, अगर हम ऐसे देखें ना तो भील जनजाति भारत में अपने आप में बड़ी जनजाति। तो अगर हम मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो अगर कहा जाए जितना भी बेल्ट हमारे मध्य प्रदेश है, वहां जो है अगर कहा जाए पूरे बेल्ट में आपको भील आबादी मिलती है। मतलब जितने राज्य मध्य प्रदेश के, केवल एक उत्तर प्रदेश जो है उसको आप छोड़ दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 0.6% ऐसे ही जनजातीय आबादी है। तो जब 0.6% ही जनजाति है तो आबादी है, तो उसकी तो क्या बात करें। तो एक है गुजरात, यानी अगर हम मध्य प्रदेश के बाद ऑर्डर में जाएं तो फिर सबसे बड़ी आबादी है गुजरात, फिर आएंगे हम राजस्थान, फिर आएंगे महाराष्ट्र, फिर छोटे राज्यों में कर्नाटक जैसे राज्य भी आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यूनिक अभी आपके लिए लिया, जो मैंने अभी ही पढ़ा, इसलिए मैंने लिया। मध्य प्रदेश से भील जनजाति उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में जाकर बसी, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। अब ये मैंने क्यों लिया इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल क्या हुआ कि अभी मैंने एक त्रिपुरा गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, त्रिपुरा में भील जनजाति, नॉर्थ ईस्ट में भील और कहीं नहीं मिलेगी आप, ये त्रिपुरा में ही मिलेगी। मतलब आप सोचोगे अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, ये त्रिपुरा स्टेट का ऑफिशियल पोर्टल है। अब इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है ना वो बिल्कुल एकदम शॉकिंग और यूनिक स्टेटमेंट है। खुद ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो। अब यहाँ पर वो लिख रहा है कि भील भारत की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। एक समय वह राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों के शासक थे। वे महान मुंडा जाति और भारत की एक जंगली जनजाति का मिश्रण थे। यानी ये पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2011 इतनी इतनी जनगणना के अनुसार इतना है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि यह जनजाति मुख्य रूप से बिहार और मध्य प्रदेश से मध्य भारत से त्रिपुरा राज्य में जो अगर कहा जाए स्थानांतरित हुई। तब मैंने ये जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, इसमें सीएम के उसमें जो है वो आर्टिकल था, मैंने कहा यार ये क्या चीज यूनिक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि अभी ना आए, लेकिन दिमाग में तो रहता है कि यार हम कोई पूछेगा कहाँ मिलेंगी भील, तो नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी। तो अरे नॉर्थ ईस्ट में कोई त्रिपुरा में कोई भील जनजाति होगी, किसने कह दिया नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अभी अपने को पता चला कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट में भी एक राज्य है जहाँ भील ट्राइब की बसाहट है। वहां पर जैसे वो अपन पहले एक बार क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले एमपीपीएससी में, कि तणवी भील, एग्जैक्टली भील ट्राइब के अंदर वो लोग जो मुस्लिम रिचुअल्स को या मतलब मान्यताओं को मानते थे उनको तणवी भील कहा जाता। तो जो पाकिस्तान से लगा हुआ बेल्ट था वहां माइग्रेंट होकर आए थे। ये मेरे हिसाब से 2012-13 किसी साल के एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आए थे। आप कभी देखोगे तो उसमें जो है वो मिल जाएगा आपको मेंस के अंदर। तो ऐसे ये त्रिपुरा आंसर जो है वो होता है। फिर अगला जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा मूंद, जो है वो क्या है। अब ये भी मैंने कैसे देखा, एक्चुअली इसकी भी यूनिक कहानी है। अभी मेरा एक टैक्सेशन का बेस था इससे पहले, तो उसमें मैं जीएसटी पढ़ा रहा था। तो उसमें मैंने एक पॉलिसी पढ़ाई थी कि एक मध्य प्रदेश ने लिकर हेरिटेज पॉलिसी लाई है जिसपे वो शराब पे जीएसटी नहीं ले रही, क्योंकि वो जनजातीय बहुल क्षेत्र में जो महुए से शराब बनाई जाती है उसको ट्राइबल बेल्ट में सीडू भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि हिमाचल जैसे राज्य में बाटी जैसा पकवान भी होता है सीडू, बट हमारे यहाँ सीडू कहा जाता है। जो ट्राइबल बेल्ट के आसपास का बच्चा होगा वो तो समझ के बोल ही देगा कि हाँ सीडू कहते हैं। तो वो जो महुए की जो शराब है जिसको हम सीडू भी बोलते हैं, कई लोग उसको ठर्रा भी बोलते हैं, कई महुए की शराब भी बोलते हैं। ये ठीक है, अभी महुए का ही समय है, अभी महुए बस जो है अगर कहा जब गुल्ली गिरेगी महुए की, ठीक है, फूल तो कलेक्ट हो चुका है। ये जो शराब थी इसको सरकार को लगा कि प्रमोट करना है, तो सरकार ने एक ब्रांड बनाया। ठीक है, एमबी नाम की एक वाइन की कंपनी है, लोकल हमारे यहीं आप जाओगे रतलाम और इसके आसपास से काम करती है, क्योंकि उस बेल्ट में अंगूर बहुत होता है। तो उसी को सरकार ने ठेका दे दिया, ठीक है भाई तुम करो। तो उन्होंने मोंद नाम से बनाई। था अब ये कैसे, मैं जब वो ट्राइबल म्यूजियम में गया तो वहां पर ये रखी थी। तो मैंने थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया यार ये मन का सरकार बेच रही कि क्या कर रही, तो मैंने उसको पढ़ा। तब मुझे फिर मैंने घर आके रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि जनवरी फरवरी से सरकार ये काम कर रही। तो उसका एक फोटो मैंने जो है वो यहाँ पर आपके लिए ये लगाया है। पता नहीं इसमें शायद लगाना भूल गई मैं, फोटो दिखा दूंगा अभी अगर कहा जाए। तो यहाँ अगर आप
ऐसे टाइप करोगे, मध्य प्रदेश हेरिटेज लिकर पॉलिसी, तो इसमें आपको मिल जाएगी। ये भी 3-4 महीने पुरानी जो है वो, ठीक है। जो है वो अगर कहा जाए ये यहाँ, तो आपको ये खबरें दिख रही ना यहाँ पर, महुए से बनी हेरिटेज शराब, ठीक है, हर ठेके पर मिलेगी महुआ हेरिटेज शराब, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो ये जो थी, जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा, इसको ये जो ये नाम से सरकार जो है वो प्रमोट कर रही है, बेच रही है। तो ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है इतना यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल इसको सरकार जो है वो बेच रही है। और ये जो है वो मोन नाम से जो है अगर कहा जाए इसको, मतलब जो है वो इसको बेच रही। कहीं इसमें फोटो वोटो तो नहीं दिया, लेकिन कहीं आप खुद भी ढूंढोगे तो आपको फोटो वगैरह जो है वो इंटरनेट पे मिल जाएगा। मेरे पास था, पता नहीं इसमें कहीं वो मिस हो गया फोटो, इसलिए इसलिए मैंने जो है अगर कहा जाए ये मोन जो है वो, तो सीडू भी क्या है ये भी याद रखना है, और ये क्या है ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, दोनों ही जो है वो अगर कहा जाए आपको प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। फिर अगला है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के संबंध में। मध्य प्रदेश में 51 विमुक्त घुमंतु, ये तो देखो मैंने इसलिए ले लिया कि कम से कम आपको ये रहे कि अभी क्या प्रश्न और बन सकते हैं। आपने वैसे तैयार कर रखा होगा, मेरी जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो सबको रटा ही होगा, फिर भी एक रिवीजन हो जाए कि 51 विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं यहाँ पर, यह जातियां हैं, ठीक है। इनके लिए अलग से विभाग हमने जो है वो खड़ा करा 2011 में। इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। सर्वोदय ज्ञानोदय एकलव्य विद्यालयों में 2% सीट आरक्षित है, 5% नहीं। इसमें आप जब जाओगे कहीं भी पढ़ोगे 2%। और विमुक्त जनजातियों के संबंध में जो 1871 का अधिनियम था, जिसमें उनको क्राइम से जो है जोड़कर बात की गई, तो अनंत जो है वो, मतलब अयंगर समिति जो अगर कहा जाए, उसने रिकमेंड किया और 1952 में इसको उससे जो है वो बाहर निकाल दिया। तो टेक्निकली ये जो है अगर कहा जाए कि ये शायद कोई क्वेश्चन आपको बन जाए, आपके ऊपर है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैंने लिए, एक तो ये वाला लिया मैंने, पेशा का, पेशा में पढ़ा चुका हूँ पहले, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा वैसे, पेशा का एक एमसीक्यू बनाया था मैंने बहुत पहले। तो मध्य प्रदेश में अधिसूचित किए गए पेशा नियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1995 की भूरिया समिति की सिफारिश के बाद पेशा अधिनियम 1996 पारित हुआ, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में पेशा नियम 15 नवंबर 2022 को अधिसूचित हुआ, ये भी बिल्कुल सही। पेशा नियम मध्य प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजाति विकास खंडों के 5254 पंचायतों के 11,757 गांव पे लागू हुआ, ये भी बिल्कुल सही। पेशा नियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 नहीं, धारा 7 ग्राम सभा का जो प्रावधान है, धारा 7, इसमें ग्राम सभा को बहुत राइट मिल गए। और ये वाला जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, मतलब यही मेरे पास इसकी फाइल पड़ी हुई है, मेरे पास देखिए कहाँ पे इसकी, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसकी एक फाइल भी सेव कर रखी थी, मतलब ये रोजगार निर्माण में आया था तो उसमें से मैंने सेव करी थी ये। तो यहाँ पर ये फाइल है, इसमें से अगर हम टेक्निकली देखें तो हमको कुछ चीजें जो है वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा होगा 95 में क्योंकि देखो ऐसी जगह से तो प्रश्न उठाएगा ना। 95 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर 96 में संसद ने पेशा अधिनियम लागू किया। मध्य प्रदेश में लिखा है 20 जिलों के 89 विकास खंडों के, जो मैंने प्रश्न पूछा वो लिखा है। और यहाँ वो जो मैंने प्रश्न को घुमाया है वो ये लिखा होगा कि किसी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 के अधीन उक्त जो है वो प्रदत्त शक्तियों के तहत जो है अगर कहा जाए ग्राम सभा, तो ये बहुत, ये धारा तो अमृत है, क्योंकि जो पूरी पावर इसमें ट्रांसफर हो गई वो ग्राम सभा को गई। पूरी पावर, इतनी पावर है ग्राम सभा को, अगर आप सोच नहीं सकते, ढेरों पावर दे दी गई। तो वो सब जो है अगर कहा जाए यहाँ है। और सरकार ने इसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जब लागू हुआ तो इसको इसी तरह से प्रमोट किया था। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का ये मतलब एक वो है, ट्विटर हैंडल के ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा है। ये जो है अगर कहा जाए, ये जो फिगर मैंने लिया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कितने जो है 1 ग्राम को राजस्व ग्राम में, ये तो अभी हमारे काम का नहीं। तो अगर कहा जाए यहाँ पर, इसको सिंपल टाइप करें, मध्य प्रदेश पेशा रूल, ये हमने टाइप कर लिया। और इसके आगे हमको सिंपल है, क्योंकि इसकी आपको थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत आएगी, मुझे इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे कीवर्ड क्या है पहले मैं यूज कर चुका हूँ कई बार दिखाने में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती मुझे।
तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो ये दिख रहा है, खुलेगा अभी। तो पेशा पे भी शायद कोई क्वेश्चन जो है वो बन जाए, वो क्या बनेगा वो देखने वाली बात है। तो तीन चार चीजें याद रखना। पहला तो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2022 को पेशा नियमों को अधिसूचित किया। पेशा अधिनियम नहीं बनाया हमने, ध्यान रखना, पेशा अधिनियम भारत सरकार का है। हमने पेशा अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियम बनाए हैं। उनको हम रूल बोलेंगे, लॉ नहीं बोलेंगे, है ना, कोई एक्ट नहीं है वो अगर कहा जाए। और मध्य प्रदेश के शहडोल में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव सम्मेलन में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, ठीक है, और उस समय जो अगर कहा जाए राष्ट्रपति जी आई थी, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया। इस तरह से ये पेशा जो है वो हुआ। तो ये एक बेसिक सा है। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है पूरा के पूरा कि पेशा के अंदर अगर कहा जाए कि कौन से जो है वो 10 राज्य, ये 10 राज्य आ रहे हैं जो 5वीं अनुसूची के अंदर है। उस क्रम में हम 8वें थे। ये लिखा हुआ है कि पेशा के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जब ये हमने लाए थे, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 8 राज्यों में निरंतर, ठीक है, हिमायत और प्रोत्साहन के आधार पर अब इन 8 राज्यों में हमारे, तो इन्होंने पेशा नियम को अधिसूचित किया जिसमें से हम भी थे। तो आपको एक तो शेड्यूल जो है वो अगर कहा जाए क्या याद रखना है, शेड्यूल जो है वो अगर कहा जाए 5 याद रखना है, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 याद रखना है, ठीक है। अभी जो है वो ये 10 राज्य जो है वो ये याद रखना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर कैसे लागू हुआ। ये ऑफिशियल, इन्हीं में से एक आध कोई क्वेश्चन जो है वो उठा सकता है। तो ये आ सकता है आपको, अब क्या पूछेगा वो उसके ऊपर है, देखने वाली बात है यहाँ पर। कभी इसका पैसा वाला, अभी ये वाला एग्जाम तो दे दीजिए, उसके बाद फिर पैसा वाला देखिएगा आप, तो पैसा एग्जैक्टली आपको सही तरीके से समझ पड़ेगा कि इसकी नीड क्या थी, ये कैसे था। अगला जो है वो एक्चुअल क्या है, जरूरी नहीं कि जनजाति समुदाय में हो। आप कभी जैसे ये राजगढ़ के आसपास का जो बेल्ट है मध्य प्रदेश में, यहाँ जाएंगे तो यहाँ झगड़ा प्रथा अभी प्रचलित है और विवादों में रहती है। और ये जनजातीय समुदाय में भी है, कई जनजातियों में भी। झगड़ा जैसे क्या होता है, पहले तो ये नात्रा विवाह से, नात्रा मतलब फिर से विवाह, यानी पुनर्विवाह, है ना, विधवा विवाह नहीं है, पुनर्विवाह, फिर से विवाह हो रहा है। एक्चुअल है क्या ये समझते हैं इसको। मान के चलिए किसी परिवार में लड़के लड़की की शादी बचपन में तय होगी, या बचपन में उनकी शादी कर दी, पहले तो बाल विवाह हो जाते थे, अब शादी कर दी, बड़े हुए। तो लड़की को ये लगा कि नहीं, मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना, यानी मुझे ये लड़का पसंद नहीं, या वो कहीं किसी दूसरे लड़के के साथ, अपने मनपसंद लड़के के साथ विवाह करने की इच्छुक है। तो ऐसी स्थिति में पंचायत, जो वहां की पंचायत होती है, उसके सामने ये केस जाता है, मुद्दा। और पंचायत के सामने जो, यानी अगर कहा जाए जो लड़के वाला पक्ष है, वो एक झगड़े की मांग करता है। झगड़ा मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट बोल देते हैं कि इतना पैसा दे दो तो हम इसको नील एंड वाइट डिक्लेयर कर देंगे, शादी हुई नहीं, हम ये मान लेंगे। और वो यहाँ पर अपने मनपसंद जहाँ चाहे वो वहां विवाह कर ले। इस तरह शुरू में तो झगड़ा प्रथा बहुत ज्यादा अगर कहा जाए कि कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं। धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड हो, कि नहीं, इसमें आज अपराध भी हो रहे हैं, समस्याएं भी हैं। आप में से कोई अगर राजगढ़ के आसपास का होगा, कोई भी बच्चा अगर राजगढ़ के आसपास का होगा, तो उसको मालूम है कि वहाँ आंदोलन भी हुए इसके लिए। अभी हाल फिलहाल के पिछले 6 महीनों में भी कई आंदोलन हुए झगड़ा के लिए या नातरा विवाह के लिए। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक मैंने मतलब ये इसीलिए लिया। और एक स्पेसिफिक मतलब मैं कहूँ कि एक ही जनजाति के अंदर है तो नहीं। तो नात्रा जो है अगर कहा जाए, तो हम जैसे भील जनजाति में भी नात्रा जो है वो विवाह होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें बस यही होता है कि विवाह में कोई फेरे या विवाह की कोई रस्म की जो है वो जरूरत नहीं होती, बिना कोई रस्म के विवाह कर लो, ठीक है। तो जनजातियों के विवाहों में भी बहुत यूनिक यूनिक जो है अगर कहा जाए प्रैक्टिस थी। ये तो खैर विवादित है, झगड़ा प्रथा तो आप मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। अब देखते हैं, मतलब समाज में लोगों का मानना है, लेकिन अब कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उनको कोई अपने हिसाब से है उनका। तो भील जनजाति के अंदर जैसे हम जाते हैं ना, तो कई जैसे भगोरिया विवाह, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस भी है। भगोरिया हाट भी होते हैं, विवाह भी होता है, डांस भी है भगोरिया, ठीक है। उस समय जो है अगर कहा जाए त्योहार होते हैं। गोल गधेड़ो तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। मतलब विवाह और नृत्य से जुड़ी एक ऐसी अनोखी परंपरा है कि आप सोच नहीं सकते। गोल गधेड़ो यहाँ पर अगर कहा जाए है, यहाँ पर, है ना। जैसे गौंड जनजाति में जाते हैं तो दूध लोटावा कितना फेमस है। मतलब वो अपने आप में एक यूनिक प्रैक्टिस है जो किसी और जगह नहीं मिलेगी। मामा बुआ के बच्चों के बीच जो विवाह होते हैं उसको जो है अगर कहा जाए ऐसे। तो इस तरह से मैंने कुछ टॉपिक आपको कोशिश करी कराने की, कि कम से कम हल्का फुल्का आपका रिवीजन हो जाए हर जनजाति के बारे में।
जैसे जब भील है तो अभी आपने गातला के बारे में आपको पता चल गया, दापा प्रथा के बारे में आपको पता चल गया, पिथोरा चित्रों के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है, भगोरिया हाट के बारे में हमारा एक थोड़ा सा रिवीजन हो गया। या जो है अगर कहा जाए ये नात्रा के बारे में हमने ये जो है वो बात कर ली कि ये भी जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। गोल गधेड़ों के बारे में हम थोड़ी देर पहले जो है वो चर्चा कर चुके थे। नीमच के आसपास जब आप जाओगे तो भील जनजाति की महिलाएं वहां पर नंदना प्रिंट भी करती हैं, तारापुर गांव है वो भी बहुत फेमस है। या झाबू वाली राजपुर में जाओगे तो भील जनजाति में आपको ये क्या बोलते हैं, भीली चोमल, ठीक है, मोतियों का काम आदि जो है वो बड़ा अच्छा होता है, उसको भीली चोमल कहा जाता है, बहुत फेमस है, वहां पर होता है। वो एक यूनिक प्रैक्टिस है। तो हर ट्राइब की अपनी, जैसे गोंड की है तो गोंड में अभी अपन ने देखा है कि हाँ भाई चित्रकला के लिए तो बहुत ही ज्यादा गोंड ट्राइब को जो है जाना जाता है। बेगा जाओगे तो गुदना, ठीक है, मतलब बेगा जनजाति में तो गुदना इतना फेमस है कि आप सोच नहीं सकते, इतना मतलब कई, एक नहीं ढेर तरह के गुदना होते हैं। जैसे एक ही जनजाति होगी तो वो गुदना तो हर जनजाति में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन जब आप बेगा ट्राइब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार गुदना मतलब कि पूरे शरीर पे गुदना बनाया जाता है। और गुदने को हर अलग अलग नामों से जाना, मतलब उनके शरीर के गुदने जो है वो कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जैसे जांग गोदाए, पुखड़ा गोदाए, ठीक है, पछाड़ी गोदाए, छाती गोदाए, पूरी गोदाए, ये सब पैटर्न है अगर कहा जाए। तो ये मुझे लगता है कि अब इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, अब क्या बनेगा वो तो भगवान ही जाने। हालांकि इसके पहले वाला, इसलिए मैं पहले भी बोल दूं कि इसमें मैंने पूरा ट्राइबल कल्चर नहीं लिया, हाल फिलहाल में जो न्यूज में है, चर्चा में है विषय, उनको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश करी, जो भी अभी चर्चा में थे उनको। तो बिल्कुल सबको धन्यवाद। बहुत शांत मन से जो है अगर कहा जाए निर्णय लेकर जो है वो काम करिएगा एग्जाम हॉल में, बहुत शांत मन से, ठीक है। हमेशा जीवन में याद रखिए, जाते जाते आपको एक बड़ी सरल सी बात बताता हूँ। आज ही मेरे पास दो मेरी बच्चियां आई थी, तो उनसे स्टूडेंट्स, तो उनसे मैंने ये बात बोली थी कि जिस समुद्र में जो है ना, देखो दो स्थितियां होती हैं नदी के अंदर, एक कि नदी का पानी बहुत हिलोरे मार रहा हो, तो उसमें अगर नाव चल रही है तो उसके डूबने की संभावना है, बहुत हिलोरे मार रहा हो, ठीक है। वो हिलोरे हैं कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां, हम जहाँ पर रह रहे हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, पारिवारिक आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण हमारा जीवन हिलोरे रह रहा, विपरीत परिस्थितियों में चल रहा है, तो ये बात एक समझ पड़ती है कि एग्जाम हॉल हमारे फेवर में नहीं जाएगा। दूसरा है कि खुद की उठा बुंद में जो है अगर कहा जाए तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी से पीड़ित हो रहे हैं, नहीं होना। अगर आप अपनी नाव को खुद बैठे बैठे, पानी तो शांत है, नाव को खुद ही हिला रहे हो, तब भी पलटना है, तो एग्जाम हॉल में अपनी नाव को तुम जितना कम हिलाओ उतना वो स्थिर चलेगी। और उतना जब इतना इतना स्थिर चलेगी तो वो क्रॉस कर जाएगी उस तरफ जो तुमको मेंस लिखना है, वहां पहुंचा देगी तुमको। और जितना तुम उसमें जो है वो डरोगे, अपनी एंजाइटी वो जितना अपने अंदर लाओगे घबराहट, उतना जो है वो अगर कहा जाए कष्ट है। और बड़ा प्रश्न है कि यार घबराहट से हो क्या जाएगा, घबराहट से हो क्या जाएगा अगर कहा जाए, है ना। तो वो मेरा मत यही है कि बिल्कुल शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, ईश्वर ने तय कर रखे हैं आपके लिए, आपके भाग्य के लिए कुछ बेहतर रास्ते, और सब आप अच्छी जगह पे पहुंच ही जाओगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बस ये कि प्रयास करते रहिए, इस बात की निराशा नहीं होना चाहिए कभी कि यार हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई, ये। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए ये मैंने एक रफली आपको थोड़ा सा जो मुझे कुछ लगा, तो मैंने अपनी तरफ से हल्का फुल्का आपको बताने की कोशिश करी, थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि कुछ इसमें से आ सकता है। एक बार कोशिश करिएगा कल जो है वो दिन में मैं वो बता दे रहा हूँ। मध्य एक सेकंड, मध्य प्रदेश घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियां, ऐसे कीवर्ड टाइप कर लीजिएगा जैसे ये है ना। मतलब वैसे तो आपके पास लिस्ट होगी, फिर भी मैं एक रफली वो बता रहा हूँ कुछ कारण से आपको, क्योंकि ये पहली बार जुड़ा है ना, तो जब कोई चीज पहली बार जुड़ती है अभी तो खुल ही नहीं था ये। अच्छा ये तो दूसरा उसका खुल गया, ये 22 जून का, ये जो है एक मिनट, ये वाला। एक तो मैंने वो क्वेश्चन यहाँ से लिया था, ये 2% वाला, पहले ये मैंने बता दिया, ठीक है। 51 में से 30 जो है वो घुमंतु अर्ध घुमंतु, और 21 जो है वो विमुक्त जाति है। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, अभी तो ये सर्वर नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो उसमें एक लिस्ट डली हुई है कौन सी जो है वो घुमंतु अर्ध घुमंतु में, और कौन सी जो है अगर कहा जाए विमुक्त में आती है। एक बार रफली रफली उनको क्या कर लेना, आप देख लेना एक बार, ऊपर से नीचे तक जो है वो रफली रीड कर लेना,
तो उसमें कहीं कुछ जो है वो मेरे हिसाब से आपको हेल्प जो है वो हो जाएगी। ठीक है, बाकी अब देखते हैं क्या ईश्वर चाहता है, कहाँ आपको पहुंचाना। आपके प्रयास तो अच्छे रहे यहाँ पर। तो बहुत धन्यवाद आपको। और बढ़िया, कल का पेपर बहुत रिलैक्स होके दीजिए। शाम को 5 बजे जो है वो मैं आपको आंसर की अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको मिलाइएगा, उसमें देखिएगा क्या कितने नंबर आ रहे हैं, वो कुछ अच्छा ही होगा, भगवान चाहेगा तो। सबको बहुत धन्यवाद, आप सभी को उन्नति कीजिए सभी लोग।